गुड इवनिंग टू यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग 2020 जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। हेडिंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि HNO3 और H2SO4 से हम एक कंपाउंड को ट्रीट कर रहे हैं। तो पहले ये जानना है कि HNO3 और H2SO4 होता क्या है। तो सबसे ईजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो HNO3, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम कर दें, और H2SO4, ये कॉम्बिनेशन NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करके H प्लस को हटा के खुद बैठेगा। और अगर जानना है ये कैसे फॉर्म करता है तो HNO3 का स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड OH, यही स्ट्रक्चर है। और यहाँ से आया H2SO4, तो ये इसको प्रोटोनेट करेगा और वाटर हटा देगा, गिविंग यू N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इसके ऊपर प्लस आ गया, यही NO2 प्लस है, H2O एंड HSO4 नेगेटिव। तो ये हमें पता चल गया। तो इसका मतलब जो ये तीन पोजीशंस खाली हैं, इसी में से किसी एक पोजीशन पे NO2 प्लस का अटैचमेंट होना है। नाउ किस पोजीशन पे? तो इन तीनों में हमें ये देखना है कि सबसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। तो वन बाय वन पहले OH का डिस्कशन करते हैं। तो जो OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करके बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई करेगा। और हाई किस किस पोजीशन पर करेगा? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करेगा। रेजोनेंस में आप ले जाओगे तो नेगेटिव इस पोजीशन पे आएगा। इसलिए NO2 प्लस को मौका मिलेगा तो ये इसके ऑर्थो पे या फिर पैरा पे ही अटैक करेगा। तो ये हो गया प्लस R से एक्टिवेटिंग। ये है प्लस I से या हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्टिवेटिंग, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन भी इसमें है। और ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है NO2 का रेजोनेंस जो होगा वो उल्टे इफेक्ट का होगा, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, O पे माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस। तो इनफैक्ट इसने क्या किया, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई यानी कि रिएक्शन स्लो हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप -R से। तो इस पूरे एपिसोड में सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप ये है, इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसके अकॉर्डिंग किस किस पोजीशन पे जाएगा? तो इसके ऑर्थो पे, जिसको मैं रेड डॉट से कर रहा हूँ, और इसके पैरा पे। अब अगर ये इस पे जाएगा तो इसको दो स्पीशीज़ के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा, OH भी और NO2 भी। लेकिन अगर ये इस पोजीशन पे जाएगा तो इसको सिर्फ एक स्पीशीज़ से स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण OH के पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच हो जाएगा। तो यही पूरा डिस्कशन है। तो देखते हैं कौन सा केस है जिसमें OH के पैरा पे है। तो ये हमें दिख गया B ऑप्शन, ये B है, ये A है। तो B ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 3 आइसोमर्स A, B एंड C, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स A प्लस C डायएजोटाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, एजोटाइजेशन के बाद ये दे रहा है P प्लस Q। और इस P प्लस Q को फर्दर हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। तो ये R दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ A, यानी A के इस पूरे प्रोसेस के बाद डायजोटाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन के बाद R बन रहा है और इससे S बन रहा है C से। अब कह रहा है R हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन S। ठीक है, अभी इसको हम वेरीफाई करते हैं। और फिर B के बारे में कह रहा है कि B को हम C6H5SO2Cl से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट दे रहा है। तो पहले हम इसको पिक कर लेते हैं। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये होता क्या है। तो ये एक्चुअल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के टेस्ट में यूज़ होता है। अगर मैं एक 1 डिग्री अमीन लूँ यानी RNH2, 1 डिग्री अमीन, तो ये इसके साथ इन दोनों का जो रिएक्शन होगा, निकलना है HCl। जैसे मैं इसके रिएक्शन को एक साइड में यहाँ पे लिखूँ, हर केस में यही होना है, H होगा तभी हो पाएगा। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, दिस, और ये है NH, H और R, मैंने RNH2 को लिख दिया, ये HCl बाहर होना है। ठीक है, तरीका होता है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, Cl माइनस भागता है, वो Cl माइनस इसके एक H को स्नैच करके HCl बनाता है। तो यही होना है।
तो इसके थ्रू, इस स्टेप के थ्रू जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये फॉर्म होगा, दिस S डबल बॉन्ड O, इधर से आ गया NH एंड R। अब इसके बाद इसमें हम NaOH ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो OH माइनस आएगा, इसको H+ के फॉर्म में रिमूव कर लेगा और ये हो जाएगा सॉलेबल। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो ये सॉलेबल नहीं होता। फिर सेकेंड हम आते हैं 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन का मतलब है N के साथ 2 R लगे हुए हैं। मैं N ले रहा हूँ, H, इधर भी एक R और इधर भी एक R। और अब जब हम रिएक्शन करेंगे इसी चीज़ का 2 डिग्री अमीन का बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, Cl है और ये रहा N, इससे एक H लगा हुआ है और 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे ये HCl बाहर हो गया। और अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्शन तो हुआ क्योंकि H था इसके पास, तो रिएक्शन तो हो गया, लेकिन आगे जब NaOH की बारी आएगी ना, तो NaOH में ये सॉलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो ये इनसॉलेबल। और अगर 3 डिग्री अमीन है, यानी पहले ही इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, R3, यानी ये 2 डिग्री था और 3 डिग्री अमीन, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो पहले स्टेप में ही नो रिएक्शन होगा। इसलिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के टेस्ट में यूज़ करते हैं। अब इसको देखते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड B से रिएक्ट करके अल्कली इनसॉलेबल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये रहा, इस केस में इनसॉलेबल होता है। अल्कली मतलब बेस में इनसॉलेबल, यानी B मस्ट बी 2 डिग्री अमीन, ये हमें पता चल गया। तो अब इसी के बेसिस पे कुछ को तो हम हटा सकते हैं, जैसे ये 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि A B C पूछा है, B मिडिल वाला प्रोडक्ट होगा, तो ये 1 डिग्री अमीन, यानी ये हो ही नहीं सकता है, यानी A ऑप्शन नहीं होगा। ये देखें, ये 2 डिग्री अमीन है, N के दोनों साइड एक एक अल्काइल है, ये भी 2 डिग्री अमीन है, ये एक अल्काइल, ये एक अल्काइल लगा हुआ है N के दोनों तरफ। इसके बाद ये भी 2 डिग्री अमीन है, यानी अब BCD में से कोई एक हो सकता है। अब आते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन दे रहा है। डायएजोटाइजेशन मैं बताता हूँ क्या होता है। डाइजोनियम कंपाउंड, उसी का ये रिएक्शन होता है। जैसे कि आप ये ले लो बेंजीन, इससे आप NH2 लगा दो और इसको ट्रीट कर दो आप NaNO2 प्लस HCl से, तो ये बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। यही होता है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि A और C दोनों ही डायएजोटाइजेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये इनमें NH2 ग्रुप होना चाहिए, 1 डिग्री अमीन है ये। अब कह रहा है कि ये जो दोनों 1 डिग्री अमीन है, दोनों की हाइड्रोलाइसिस हमने की। डायएजोटाइजेशन के बाद जो PQ आया, इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस की। तो देखते हैं भाई, अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा। खैर ये प्रोडक्ट नहीं है, अभी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसीलिए मैं फ़िलहाल इसमें R लिख देता हूँ। एक R कोई लगा हुआ है, तो ये RNH2 प्लस बना, RN2 प्लस। और इसके बाद जब आप H2O से ट्रीट करोगे तो H2O में 2 कंपोनेंट है, H+ एंड OH माइनस। OH माइनस आएगा, इस पर टक्कर मार के नाइट्रोजन भगा देगा, यानी इसको एल्कोहल बना देगा, राइट। और उसके बाद KMNO4 से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो, इसका आप गैस वर्क करते हैं कि क्या हो सकता है, कौन कौन इस चेन को फॉलो करेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये डायजोटाइजेशन हो सकता है, जैसे मैं इसको लेके समझाऊँ। 2 चीज़ें हैं, क्या कैसे कैसे रिलेट करना होगा हमें, इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो ये केस है, ठीक है, क्योंकि हर ऑप्शन में आप देख लो बेंजीन से एक NH2 और CH इथाइल लगा हुआ है, तो स्केलेटन में इसका मतलब NH2 होगा और इथाइल होगा। आगे वाले ऑप्शन में भी यही किया इसने, NH2 है और इथाइल है। तो इसका मतलब कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ कि एक को मैं पिक कर लेता हूँ, क्योंकि स्केलेटन तो मुझे पता चल गया है, NH2 है और इथाइल है, इथाइल मुझे नहीं पता कहाँ है, तो पहले मैं इसको लेके वेरीफाई कर रहा हूँ सो दैट रिएक्शन का आइडिया लगे। जब इसको लेके हम पहले ट्रीट करेंगे डायजोटाइजेशन के लिए, यानी इसको हम NaNO2 से ट्रीट करेंगे और HCl से, तो ये डाइजोनियम बन जाएगा NH2 का, यानी ये N2 प्लस बन गया और इथाइल बन गया। आफ्टर दैट इसको हमने हाइड्रोलाइज किया वही वाटर से, तो N2 प्लस हट के उसकी जगह OH आ जाएगा, जो अभी मैंने समझाया था, तो ये OH आ गया, NC2H5 आ गया। इसके बाद जब हम इसको KMNO4 से ट्रीट करेंगे
तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर बेंजीन के बगल में कोई कार्बन है जिस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये ऐसा केस है, तो ये KMnO4 के साथ वो साइड वाला ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे भी देखो ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है, तो जब KMnO4 से हम ट्रीट करेंगे तो ये COOH बनेगा। तो दोनों में ही यही हो रहा है, R और S में, लेकिन कह रहा है कि R की बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ क्या है। बॉइलिंग पॉइंट लोअर तभी होगा जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो जो अभी हमने ऑप्शन बनाया है उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये वाले इस वाले कंपाउंड को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ OH। तो दिस इज हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। और यही ग्रुप अगर पैरा पे लग जाए, यानी ऐसा हो जाए, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा, उस केस में इंटर होगा। ये उसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसकी फिर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। इसका मतलब ये ज़रूर ऑर्थो और पैरा का केस है। ठीक है, तो यानी पहले वाले में ऑर्थो पे ग्रुप होना चाहिए, दूसरे वाले में पैरा पे होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। तो ए ऑप्शन तो खैर इसके कारण ही रूल्ड आउट हुआ। इसमें देख लो ये मेटा पे लगाया इसने, तो ये इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमें ऑर्थो वाला चाहिए, क्योंकि ए की बॉइलिंग पॉइंट, ए से जो बनने वाला आर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब ए में ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ग्रुप ऑर्थो पे होने चाहिए, तो ये फेल कर गया। यहाँ पे ए के लिए इसने पैरा ले लिया है, तो ये तो ऐसे ही फेल हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैच कर रहा है, ए में ऑर्थो पे लिया है और दूसरे वाले में पैरा पे लिया है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी और इसकी लो होगी और ये मैच कर जाएगा। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि पी को हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट विथ Br2 and FeBr3 in CCl4 produces single isomer this, while heating P with soda lime gives toluene, the P is। देखो पहले जब हम ऑप्शन को देख लें तो इतना हमें समझ में आ जाएगा कि हमसे CH3 का और COH का पोजीशन पूछा जा रहा है, क्योंकि हर एक में यही दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो कहाँ पे लगे। अब दूसरा डिस्कशन है कि कौन सिंगल प्रोडक्ट देगा। ये लिख रहा है ना सिंगल आइसोमर है, पी को हम क्या लें कि हमें सिंगल आइसोमर मिले जब हम Br2 और FeBr3 से ट्रीट करें। Br2 एंड FeBr3 ये आपको जब भी देगा Br+ देगा इलेक्ट्रोफाइल, तो Br को ही लगाना है और हमारे पास एक ही पोजीशन होनी चाहिए। तो अब मैं आता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक है COOH और एक है CH3। इन दोनों में CH3 एक्टिवेटिंग है, ये ग्रुप एक्टिवेटिंग क्योंकि +I शो करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये एक्टिवेटिंग हो गया। और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, रेजोनेंस से -R से, C डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। अब एक एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग हो तो प्रोडक्ट हमेशा एक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, यानी यही फॉर्म करेगा प्रोडक्ट को। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी ये चाह रहा है कि चाहे तो ऑर्थो पे जाए या फिर पैरा पे जाए, लेकिन पैरा पे पहले ही ये प्रेजेंट है, इसीलिए पैरा का तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। अब रह गया ऑर्थो, तो इसका मतलब इस Br+ को आप ऑर्थो पे जब भेजोगे, चाहे इधर आप भेज दो या दूसरी साइड भेज दो, बात बराबर है। ठीक, कहीं पे भी आप भेज दो बात बराबर है। तो इस केस में हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा जब ये दोनों पैरा पे हों। तो ये जो सिंगल आइसोमर है ना, इससे मैंने इसको गेस कर लिया कि दोनों सब्स्टिट्यूशन पैरा पे होने चाहिए, तो बस यही कैच था और यहाँ पे C आ जाएगा। बाकी इसका आप सोडा लाइम से ट्रीट करोगे तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, COH से CO2 को बाहर कर देगा। करके देख लेते हैं, अगर इसको हम सोडा लाइम से ट्रीट करेंगे तो ये CO2 को बाहर कर देगा और ये बन जाएगा CH3 टाउलिन। तो ये C ऑप्शन मैच कर जाएगा इस केस में। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। NH2 वही आ गया, NaNO2 एंड HCl जो इसके पहले भी आया था, तो ये इसको डाइजोनियम बनाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी चेन लिख रहा हूँ। जब हम NH2 लेंगे,
CH3 लेंगे और इसको हम ट्रीट करेंगे NaNO2 प्लस HCl से, तो इट विल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव एंड CH3 आएगा। और उसके बाद ये सैंडमेयर रिएक्शन है, Cu2Cl2 HCl से आप ट्रीट करोगे तो डाइजोनियम हट के Cl लग जाएगा, CH3 आ गया। अब उसके बाद इस A को, यहाँ से A को ट्रीट कर रहा है Cl2 और HNu से, तो Cl2 HNu एल्केन का रिएक्शन होता है, sp3 कार्बन से H हटा के Cl लगेगा, तो यही इकलौता sp3 कार्बन है, तो इसके ऊपर Cl लग जाएगा H हट के। अब इसके बाद ये जो B बना है इसको Na ड्राई ईथर से ट्रीट किया है, ये उर्ज रिएक्शन हो गया। अब उर्ज रिएक्शन में होना क्या है, 2 Cl है, दोनों में से कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये तो करेगा नहीं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये तो भागने से मना कर देगा। तो इसका मतलब जो दूसरा Cl है वही पार्टिसिपेट करेगा। तो इस Cl को मैंने ले लिया और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को लिखना है, CH2 बेंजीन, फिर Cl 2Na और यहाँ से ये बाहर निकला और हमारे पास ये दोनों कनेक्ट होकर प्रोडक्ट आ जाएगा दिस वन। C मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है और C ही पूछा है, तो ये आ जाएगा आपस में कनेक्ट होके, तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा आंसर आफ्टर दिस रिएक्शन। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये आ गया। ये तो देखते ही फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन लग रहा है, तो लेट अस स्टार्ट। ये देखो ये होना क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये इसके लोन पेयर पे अटैक करके इसको ब्रेक करेगा और वहाँ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। यानी पहले मैं इसको फॉर्म कर देता हूँ, डबल बॉन्ड O, ये रहा O माइनस AlCl3 लगा हुआ है और इसके ऊपर आ गया प्लस, और यहाँ से आया बेंजीन, ये रहा। तो ये दोनों मिथाइल हैं, तो मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो किसी एक को उठा लो, उसके ऑर्थो पे लगा दो, उसके पैरा पे लगा दो। तो ये रहा पैरा पे, मैंने इसको अटैच कर दिया। तो जैसे ये पैरा पे अटैच हो जाएगा तो हमारे पास पहले स्टेप के बाद ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये जाके अटैच हो गया बेंजीन के पैरा पोजीशन पे, ये दो लगे हुए हैं और यहाँ से 1 2 ये डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। पहला स्टेप हमारे पास, यहाँ से जो बेंजीन का H है हटेगा ना, जब ये इस इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो यहाँ से H+ भी भागेगा, तो ये H+ जाके ये H+ यहाँ से निकलेगा और इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, यहीं से OH आ गया। अब इसके बाद है ZnHgHCl, ये है क्लेमेंशन रिडक्शन, कीटोन या एल्डिहाइड को ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा, तो एक ही कीटो ग्रुप है, ये रहा। तो ये कीटो ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं। तो ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसने H3PO4 लिया है, तो अब पता चल गया ये रिंग बनाना चाह रहा है फिर से। H3PO4 ये एक एसिड है, ये एसिड आएगा और इसको वाटर के फॉर्म में रिमूव करेगा। जैसे ही वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा ये और यहाँ से एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2 पॉजिटिव, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे इसके पैरा अब खाली है, इसका पैरा तो ऑक्यूपाई हो चुका है, इसका पैरा खाली है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। और इसके अटैच होते ही हमारे पास एक तो बेंजीन था यहाँ पे, उसके साथ 1 2 3 CH2, 1 2 3 CH2 और फिर चौथा C डबल बॉन्ड O, ये जाके अटैच हो जाएगा। तो एक 6 मेंबर रिंग और लग गई इसके साथ। तो ये देखना है हमें प्रोडक्ट। इस केस में A कौन सा था हमारा, दिस इज़ A, नहीं A फर्स्ट स्टेप के बाद था, ओ सॉरी ZnHg के बाद नहीं, ये है A, और ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट B। तो मैच कराते हैं, यस A ऑप्शन मैच कर गया, क्योंकि जो B है ना उसमें नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करना है कि जो दोनों अटैचमेंट हो वो एक दूसरे के पैरा पे हों, वो यहाँ पे दिख रहा है, इसके सामने में ये, इसके सामने में ये,
यहाँ पे देख लो, इसके सामने में तो ये है, दूसरे के सामने में नहीं है, तो इसी के बेसिस पे हमने कैच कर लिया है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये तो खैर कॉमन ही है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज AC2O एंड पायरिडीन लिया हुआ है। ये बहुत फेमस होता है, ठीक है ना। इसका पहले तो मैं रिएक्शन बता देता हूँ। अगर हमारे पास बेंजीन है और उस पर NH2 लगा हुआ है, अभी फ़िलहाल इसी को मैं ले लेता हूँ, और इसके पैरा पे ME मिथाइल लगा हुआ है, तो AC2O का मतलब होता है एसिड एनहाइड्राइड, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को कहते हैं एसाइल ग्रुप AC। तो ऐसे ऐसे 2 AC ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AC2O। तो कभी भी AC2O आ जाए, यानी एसिड एनहाइड्राइड, तो एक चीज़ तय है, ये अपने लोन पेयर के साथ इसके ऊपर अटैक करके इसको भगा देगा, और ऐसा होते ही ये जो कंपाउंड है मिथाइल, इसके साथ एक नाइट्रोजन है, एक H, क्योंकि एक H अटैक करने के बाद एक H भाग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ जाएगा। ये इसको बल्की कर देता है, लोन पेयर है, ये इसको बल्की कर देता है और माइल्ड एक्टिवेटिंग बना देता है। तो ये बन गया। अब इसके बाद इसको ट्रीट कर रहा है Br2 एंड FeCl3, तो ये लुईस एसिड है, और अभी मैंने बताया था कि आप Br+ देता है। कैसे देता है शायद नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। ये इस पर अटैक करके इसको हटा लेगा, इससे हमें Br+ मिलता है। तो ये जो Br+ इस कॉम्बिनेशन से आएगा वो इसके पैरा पे चला जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बल्की है तो ऑर्थो को अवॉइड करेगा। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग यही है, क्योंकि ये +R से एक्टिवेट कर रहा है, तो इसके ऑर्थो को अवॉइड करके इसके पैरा पे Br चला जाएगा। तो Br को इसके हम पैरा पे भेज देंगे। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे है NH C डबल बॉन्ड O CH3, और थर्ड स्टेप में है OH- एंड बेस। OH- बेस है, ये अटैक करेगा इस पर और इसको वापस फ्री कर देगा। वो H फ्री होगा, पानी से वो H+ ले लेगा, ये सब अंडरस्टूड होता है। तो ये जो NH निकला है ना, वो पानी से एक H+, क्योंकि माइनस होगा तो पानी से H+ को लेके फाइनली ये प्रोडक्ट दे देगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है जो हमारे आंसर से मैच करे। NH2 के पैरा पे Br, ये B ऑप्शन मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं। पहला, ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का रेजोनेंस होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसलिए Cl भागेगा ही नहीं, क्योंकि AlCl3 तो क्लोरीन के लोन पेयर पर अटैक करके उसे भगाना चाह रहा है, भागेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ऐसा एक और ये दिख रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए ये भी फिजिबल नहीं होगा। ये Cl2 एक्सेस में है, तो ये तो हो जाएगा। AlCl3 Cl पे अटैक करेगा, वही जो अभी आया था FeBr3 वाला, उसी तरीके से, और इलेक्ट्रोफाइल बनाता जाएगा, और एक्सेस में है तो बहुत सारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, हर पोजीशन पे घूम घूम के अटैक करके ये प्रोडक्ट दे देगा। इस वाले में, इसमें भी आसानी से, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, Cl भाग जाएगा, Cl के भागते ही इस पर प्लस आएगा, और ये प्लस जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें B एंड D दोनों पॉसिबल हैं, तो इसीलिए B ऑप्शन हो जाएगा, B एंड D। नेक्स्ट आते हैं 8th, विच ऑफ दीज विल प्रोड्यूस द हाइएस्ट यील्ड इन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। इनमें से फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे हाईएस्ट यील्ड किसका होगा। तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, पहले उसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन पहला है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगा हो तो कोई फिडेल-क्राफ्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, बेंजीन से लगा हुआ, तो इस केस में नो फिडेल-क्राफ्ट नहीं होना है। तो इसी के बेसिस पे ये रूल्ड आउट हो गया, ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड O NH2 है, ये रेजोनेंस से विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसी
ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा है कि अगर सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट है विथ लोन पेयर, जैसे कि NH2 लोन पेयर के साथ है या OH लोन पेयर के साथ है, तो इसमें भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप AlCl3 लोगे तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाएगा, ये लुईस एसिड है AlCl3 और लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होके इसके लोन पेयर को ब्लॉक करके प्लस चार्ज डेवलप कर देगा, और प्लस चार्ज आते ही ये -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसको डीएक्टिवेटिंग बना देगा। और यही स्टोरी यहाँ पे भी होगी, विड्रॉ करेगा और ऑक्सीजन पे भी प्लस आ जाएगा, AlCl3 प्लस, इस पे माइनस होगा, और ये फाइनली फिर से डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा -I से। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये भी गया, ये भी गया, ये दे देगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा तो होगा, Cl के पास लोन पेयर है लेकिन इसकी -I बहुत कम है और लोन पेयर भी इसके पास ज़्यादा है, तो इसीलिए इस केस में भी ऐसा होगा, Cl पे प्लस आएगा माइनस प्लस, लेकिन Cl प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन सब से कम है, इसीलिए विड्रॉ तो करेगा लेकिन कम करेगा, तो इसीलिए जो बेस्ट यील्ड मिलेगा वो आपको C में मिलेगा, तो C विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ये 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसको ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये NaHCO3 है, NaHCO3 से हम ट्रीट कर रहे हैं, कह रहा है A मिल रहा है और लेफ़्ट ओवर को हम NaOH से ट्रीट कर रहे हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये आता है NaHCO3 एंड NaOH टेस्ट के नाम से। क्या होता है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, तो ये दोनों में सॉल्युबल होगा, NaHCO3 एंड NaOH, ये थ्योरी का पार्ट है, इसमें भी सॉल्युबल और इसमें भी सॉल्युबल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में सॉल्युबल होगा। हमारे पास फिनॉल है, तो ये NaHCO3 में तो सॉल्युबल नहीं होगा, इसमें नहीं होगा सॉल्युबल, लेकिन ये NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा। और हमारे पास अगर अल्कोहल है तो दोनों में से किसी में सॉल्युबल नहीं होगा, यही कॉन्सेप्ट है, ये दोनों में से किसी में सॉल्युबल नहीं होगा। और एसिड है तो ये दोनों में सॉल्युबल होगा। तो आते हैं, पहले है NaHCO3 से हम कर रहे हैं, तो NaHCO3 आपको पता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को डिज़ोल्व करेगा। तो जब आप इसको NaHCO3 से कर रहे हो ट्रीट, तो गिव अ फ्रैक्शन A, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला डिज़ोल्व होकर अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रेजेंट है तो ये A हुआ। अब ये दोनों लेफ़्ट ओवर थे, अब इसको NaOH से उसने ट्रीट किया, अब कह रहा है B मिल गया, तो NaOH में हमें पता है फिनॉल, ये रहा फिनॉल ग्रुप, फिनॉल वाला सॉल्युबल होता है, तो इसका मतलब ये सॉल्युबल हो जाएगा B, और जो फाइनल बच जाएगा वो ये रहा C। तो यही हो गया स्टोरी ABC का, इसीलिए इसमें जो आ जाएगा, A जो है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही, B है मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरो, हाँ बिल्कुल सही, एंड मेटाक्लोरो एनिलीन, बिल्कुल सही, ABC इस कॉन्सेप्ट से आ गया हमारे पास A ऑप्शन। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।